दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो हम लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। लेकिन जब आप उच्च स्तर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका प्रमाण लिखित रूप में उपलब्ध हो, और जिस काल का कोई प्रमाण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना उत्पन्न होना। सोच या लगाव की भावना उत्पन्न होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद बहुत पहले से ही चला आ रहा है। जब प्राचीन काल में कोई शासक यहाँ पे शासन करते थे तो उस समय यहाँ सैनिक काम करते थे। हो सकता है कुछ सैनिकों की मजबूरी हो और कोई अपने आप को अपने राष्ट्र को समर्पित कर देते हो, इसलिए सैनिक में हो। तो ऐसा देखा जाए तो राष्ट्रवाद बहुत पहले से आ रहा है। लेकिन राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई वह फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी समय स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति ये लुई 16वीं के शासनकाल में हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। वो उस समय वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था और इसी से राष्ट्रवाद की नींव पड़ी थी। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का आक्रमण राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध हुआ। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। सम्राट बनने के बाद वो यूरोप के बहुत सारे देशों पर आक्रमण करके उसे जीता। और नेपोलियन जिस देश में गया वहाँ पे उसने राष्ट्रवाद को फैलाया और इसीलिए नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद को फैलाया कैसे था। तो वो दो तरीके से फैलाया था। पहला तरीका था कि नेपोलियन जब कहीं जाता था, जीतता था जिस देश को, तो वहाँ पे लोगों को कुछ सुविधाएं भी देता था। जैसे 1804 में उसने नेपोलियन कोड लागू किया था। नेपोलियन कोड 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ था और इसके द्वारा उसने जन्मजात विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया। यानी जो कुलीनों को प्राप्त होता था, वे लोग जन्म से ही उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता था, उसे उसने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह लोगों को लगा कि हाँ, नेपोलियन अच्छा कर रहा है और वे लोग उसके समर्थक हो गए। इस तरह उन्होंने देखा कि जहाँ पे ये राजतंत्र नहीं है वहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो इस तरह राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। और दूसरा, जब नेपोलियन किसी भी देश पर आक्रमण करके उसे जीत ले रहा था तो वहाँ पे वो फ्रांसीसी शासन लागू कर दे रहा था। सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों को शायद ऐसा महसूस हो रहा था कि वे लोग पहले जैसे रहते थे वे अब नेपोलियन के शासन आ जाने पे वैसे नहीं रह रहे हैं, वे स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और विद्रोह के लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और इसी संगठन में राष्ट्रवाद फैला। नेपोलियन राष्ट्रवाद फैलाया। इसके बाद जब नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन, ये एक युद्ध में हार गया था और इसके बाद इसे बंदी बना लिया गया। नेपोलियन का पतन 1814 में। इसे जो देशों ने हराया था उन्होंने 1815 में एक सम्मेलन आयोजित किया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसीलिए उस सम्मेलन का नाम वियना सम्मेलन पड़ा, जो कि 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन द्वारा ही यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। और अब नेपोलियन युग क्या है? तो नेपोलियन जो शासन कर रहा था, जब तक शासन किया वो युग नेपोलियन युग कहलाया। और जब उसका पतन हो गया 1815 के बाद 1848 तक मेटरनिख ने शासन किया पूरे यूरोप पे, तो वो मेटरनिख युग कहलाया।
ऑस्ट्रिया में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी मेज़बानी वहाँ के ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक ने किया था, और मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी था। अब प्रतिक्रियावादी क्या होता है? तो प्रतिक्रियावादी जो राष्ट्रवाद के विरोधी होते हैं, यानी मान लीजिए कि आप राष्ट्रवाद के लिए एक कदम उठाते हैं तो वे उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 4 कदम भी उठा सकते हैं, तो वैसे लोग प्रतिक्रियावादी कहलाए जाते हैं। और जब यूरोप में राष्ट्रवाद गया तो सबसे ज़्यादा यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव था 2 राज्यों पे, वहाँ के 2 देशों पे पड़ा था, इटली और जर्मनी। अन्य सारे देशों पे पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा इटली और जर्मनी में इसका प्रभाव पड़ा। और वियना सम्मेलन के द्वारा ही इटली को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया गया, यानी इसके कुछ खंड पे ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ, कुछ रूस ने ले लिया, ऐसे ही करके इसे अनेक खंडों में विभक्त कर दिया गया। लेकिन इटली में एक वहाँ के एक प्रसिद्ध गणतंत्र के समर्थक थे मेजिनी, वो शुरू से ही इटली का एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन मेजिनी को बार बार हार मिल जा रहा था। कारण ये था कि इटली को 3 भागों में बांट दिया गया था। मान लीजिए कि ये इटली की सीमा है, मान लेते हैं, तो इसके ये उत्तरी भाग था और ये दक्षिणी भाग था और मध्य भाग था। तो इधर किसी और का शासन रह रहा था, मेटरनिक का था, और दक्षिण में भी ऑस्ट्रिया का वही मेटरनिक का शासन था, और बीच में जो था पोप था, और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण जो हो उसके नेतृत्व में हो। और पोप जो प्रसिद्ध हैं, धार्मिक हैं पोप, तो वे चाहते थे कि इटली का एकीकरण जो हो धार्मिक राज्य के रूप में हो। और जबकि मेजनी जो था वो ऐसा नहीं चाहता था। मेजनी कार्बोनरी दल से संबंधित था, और कार्बोनरी दल की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी दल की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी, और कार्बोनरी दल का मुख्य उद्देश्य था कि वे छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को खत्म कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। अब इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान जो है अद्वितीय है। भले ही उसकी हार हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही योगदान दिया था मेजनी ने इटली का एकीकरण करने में। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का भी गठन किया था, और इसके लेकिन जब 1830 ईस्वी में जब यूरोप में जो जुलाई क्रांति हुई थी, उस समय इटली में लोग भी काफ़ी उत्साहित थे एकीकरण के लिए, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, उसने दबा दिया और मेजनी की हार हुई और यह इटली से प्लान कर गया। अब इसके बाद इटली के एकीकरण के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं, वे 3 लोग हैं। इसमें एक है काउंट कावुर, दूसरा है वहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल और तीसरे हैं गैरीबाल्डी। विक्टर इमैनुअल जब वहाँ के शासक बने तो उन्होंने काउंट कावुर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और काउंट कावुर एक बहुत ही मान लीजिए जैसे चालाक किस्म के ही व्यक्ति थे। वे मानते थे कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, और इसके लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली। और उन्होंने फ्रांस से दोस्ती करके जब एक बार ऑस्ट्रिया और फ्रांस में किसी बात के लिए युद्ध हो रहा था तो उन्होंने फ्रांस का साथ दिया और फ्रांस का साथ दे दिया, जबकि फ्रांस ने इसके लिए उन्हें कुछ मदद भी नहीं मांगी थी। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जब ये लोग पेरिस के शांति सम्मेलन में एकत्रित हुए तो वहाँ इन्हें भी बुलाया गया, और इन्होंने वहाँ कूटनीति का अपना परिचय दिया, और वहाँ पे जो इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि काउंट कावुर ने किस सम्मेलन में इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो वो सम्मेलन है पेरिस के शांति सम्मेलन। पेरिस के शांति सम्मेलन। पेरिस के शांति सम्मेलन में उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था
इन्होंने उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर दिया, लेकिन पोप का एकीकरण जो थे यानी जो बीच में जो मध्य में जो पोप था इसका एकीकरण नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें अगर इसका एकीकरण करते तो इन्हें फ्रांस से युद्ध का डर था कि हो सकता था फ्रांस इसके लिए हस्तक्षेप करे और युद्ध हो जाए। दक्षिण इटली का एकीकरण भी ये नहीं कर पाए थे, तो दक्षिण इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी ने किया। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गैरिबाल्डी ने अपने तलवार से ही दक्षिण इटली का एकीकरण कर दिया था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और इसे ये कहीं राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दे रहा था, इस कारण इसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो वहाँ से भाग के और यहाँ पे आ गए इटली में, और यहाँ पे आकर इन्होंने दक्षिण में के लोगों पर आक्रमण किया। और दक्षिण के जो लोग थे वो बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से परेशान हो चुके थे, इसलिए वह गैरिबाल्डी के साथ आ गए और गैरिबाल्डी ने वहाँ पे विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। एक बार गैरिबाल्डी और काउंट काबूर दोनों के विचार अलग अलग थे, फिर भी काउंट काबूर गैरिबाल्डी का समर्थन करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गैरिबाल्डी के द्वारा ही दक्षिण इटली का एकीकरण हो सकता है। एक बार गैरिबाल्डी ने 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी? तो 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना गैरिबाल्डी पहले मेजनी के विचारों के समर्थक थे, लेकिन जब 1862 में इन्होंने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काउंट काबूर ने इसका विरोध किया और उसके रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, और इसी बीच काउंट काबूर का भेंट गैरिबाल्डी से हो गया और गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना जो थी त्याग दी। इसके बाद इन्होंने दक्षिण के जितने भी क्षेत्र जीते थे वो विक्टर इमैनुअल को बिना किसी शर्त पे दे दिए। विक्टर इमैनुअल ने इन्हें दक्षिण इटली का शासक बनने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी सारी संपत्ति इटली को समर्पित करके और एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। इनकी ऐसी साधारणता के कारण ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनको खूब प्रचारित किया गया, और लाला लाजपत राय जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी। गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय गैरिबाल्डी की जीवनी। इसी समय 1862 ईस्वी में काउंट काबूर का मृत्यु हो गया और वे संपूर्ण इटली के एकीकरण को नहीं देख पाए। इसके बाद जो मध्य इटली का एकीकरण करना था विक्टर इमैनुअल ने किया। जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया में किसी बात से लेकर युद्ध हुआ तो उस समय इन्होंने फ्रांस जो था पोप को संरक्षण देने में असमर्थ हो गया और पोप अपने आप को वेटिकन सिटी के महल में बंद कर लिया। उस समय गैरिबाल्डी ने इस सारे क्षेत्रों पर अधिकार करके और रोम को अपनी राजधानी बना ली, लेकिन बाद में पोप इसे नहीं मान रहा था और अंततः मुसोलिनी के समय जाकर इस समस्या का निदान हो गया। और इस तरह काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल और गैरिबाल्डी इन तीनों के महान प्रयासों और साथ ही साथ मेजनी के भी, क्योंकि राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति इन्होंने ही शुरू की थी, इन चारों के महान योगदान के कारण इटली का एकीकरण हो गया। इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। जर्मनी भी इटली की तरह ही विभिन्न खंडों में विभक्त था और प्राचीन काल में इसे 39 रियासतों में बांट दिया गया था। रियासतों में इसे बांट दिया गया था। किसी भी राज्य के देश के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। उसे पहले कभी अनेक खंडों में बांट दिया गया तो फिर वहाँ पे धार्मिक जो थी वो भी असमानता थी, और जर्मनी में ऐसा ही था। इसके एक तरफ कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट, इसलिए इसके एकीकरण में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। जर्मनी के एकीकरण का कार्य जो था बिस्मार्क ने किया।
बिस्मार्क जो था जर्मनी का, वहाँ वहाँ के जो शासक थे उनका चांसलर बनाया गया था। और वो जर्मन डायट, यानी जर्मन की जो संसद है उसे डायट कहा जाता है, वहाँ पे लगातार अपनी कूटनीति का परिचय दे रहा था। इसके बाद उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति यानी अनेक सैनिकों को वहाँ पे लाया, और सैनिकों वो युद्ध को ही महत्वपूर्ण मानता था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण युद्ध के बल पे ही किया जा सकता है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए उसे युद्ध भी अनेक युद्ध करने पड़े थे, और उसमें से एक महत्वपूर्ण है शिडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध। शिडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, और सेडान का युद्ध 1870 में, और ये युद्ध हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच। प्रसा तथा फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण यही बना कि बिस्मार्क को लगता था कि इसके जर्मनी के अंतिम एकीकरण के समय फ्रांस उसमें हस्तक्षेप कर सकता है स्पेन के मामले में, और ऐसा ही हुआ। फ्रांस वहाँ की राजगद्दी के मामले में फ्रांस ने हस्तक्षेप किया, और उसके बाद को प्रसा ने मीडिया में कुछ चढ़ा बढ़ा के कह दिया। इससे फ्रांस क्रुद्ध हो गया और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। 1870 के सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हो गई, और इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई। 10 मई 1871 ईस्वी को हुई, और इस संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। और इसके बाद जो था फ्रांस का भी ख़त्म हो गया, वहाँ से थी। और 1864 में इन्होंने फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी 18 मई 1871 ईस्वी को हुई थी, और इस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण जो था वो पूरा हो गया। और इटली और जर्मनी के अलावा यूरोप में अन्य सारे भी देश थे, उसमें भी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। और इसमें है एक यूनान को यूरोपीय सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, और इसकी जो सभ्यता है वो बहुत ही कुछ दी हुई है यूरोप को, लेकिन यह भी तुर्की शासन के अधीन था। इतना बड़ा राज्य होते हुए भी और इसका इतना ऐतिहासिक महत्व होते हुए भी यह भी किसी के अधीन हो, ये उसे अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए यहाँ भी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति शुरू हुई। और इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के सहयोग से 1832 ईस्वी में यूनान जो था वहाँ स्वतंत्र हो गया, और बवेरिया के शासक को ओटो को वहाँ का राजा बना दिया गया। और इसके बाद हंगरी में भी, पोलैंड में भी, और अन्य हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया और सारे जो देश थे वहाँ भी ऐसे ही राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। वहाँ इनका कुछ ना कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, और कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति भी हुआ। और यूरोप में जब राष्ट्रवाद हो रहा था तो इसकी 2 क्रांतियाँ थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी। हम लोग उसे बोल चुके हैं। 1830 की क्रांति ऊपर बोल गए थे, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति जब वियना सम्मेलन हुआ था, इसके बाद लुई 18वें को वहाँ फ्रांस का शासक बनाया गया, और उसने वहाँ पे देखा, लोगों की अभिव्यक्ति देखी, उसने देखा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है, तो उसने पहले जो निरंकुश शासन था उसे लागू नहीं किया, और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन जब चार्ल्स 10वां शासक बना तो वो घोर प्रतिक्रियावादी था, और उसने पोलिग्निक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया, जो किसी भी प्रकार के सुधार नहीं चाहता था। और इसके बाद जो लुई 18वां जो दिया हुआ था संवैधानिक राजतंत्र, उसमें भी वह परिवर्तन कर कुलीनों को विशेषाधिकार दे रहा था। इस कारण 1830 में क्रांति हुई थी, और यह क्रांति 28 जून 1830 ईस्वी को हुई थी। 28 जून 1830 ईस्वी को, इसीलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। और फिर 1848 की क्रांति का भी यूरोप के इतिहास में बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इसी क्रांति के बाद मेटरनिख का पतन हो गया। यह क्रांति जब
चार्ल्स दसम के समय क्रांति हुई थी, तो उस समय वही इंग्लैंड से यूरोप से पलायन कर गया, इंग्लैंड चला गया। इसके बाद वहाँ लुई फिलिप को शासक बनाया गया। लुई फिलिप उदारवादी था। उदारवादी का अर्थ होता है कि जो राष्ट्रवादियों के समर्थक होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। उदारवादी का अर्थ आज़ादी से भी लगाया जाता है। तो उसे बनाया गया, लेकिन वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करता था। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, मध्यम वर्गीय, और इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। वह भी प्रतिक्रियावादी था और वह भी सुधार नहीं चाहता था, और वहाँ पे चार अध्यादेश भी लागू कर दिए गए। और इसके बाद राष्ट्रवादियों ने समझा कि शायद उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा करके उन्होंने क्रांति की थियर्स के नेतृत्व में, और इसके बाद क्रांति के बाद इसमें मेटरनिख भी हार गया और वह भी इंग्लैंड से चला गया, और इस तरह मेटरनिख युग का अंत हो गया और यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा हुआ। यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत में भी पड़ा था। भारत के राजा राम मोहन राय इससे प्रभावित होते थे। वो जब यहाँ पे राष्ट्रवाद सफल हो जाता था तो खुशी मनाते थे, और जब कभी राष्ट्रवाद दब जाता था तो वे उसका दुख भी करते थे, निराशा अभिव्यक्त करते थे। और भारत के जो मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान, उसने मैसूर में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और ये यूरोप के राष्ट्रवाद से ही प्रेरित होकर उन्होंने किया था। इस तरह 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत के राष्ट्रवाद पर भी आया, और ऐसा यूरोप के बाद भारत भी स्वतंत्र हो गया और भारत में राष्ट्रवाद की भी अभिव्यक्ति हो गई। अब हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो इस चैप्टर से बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पूछ दिया गया है, अब उस पर कुछ चर्चा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शिडोवा का युद्ध डैश तथा डैश के बीच हुआ था। हमने पीछे बताया था कि जर्मनी के एकीकरण के समय जो शिडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में, वो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। यानी कि जब ऑस्ट्रिया प्रसा जो था, जर्मनी के जो एकदम शक्तिशाली राज्य था, एकीकरण के लिए विरोध कर रहा था, तो उसी समय ये लड़ाई हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। दूसरा क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी डैश है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और हंगरी भी एक यूरोप का ही देश है। यहाँ भी राष्ट्रवाद हुआ था और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति यहाँ हुई थी, लेकिन यहाँ का राष्ट्रवाद उतना सफल नहीं हो पाया। तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। नेपोलियन जब यूरोप के देशों पर आक्रमण कर उसे जीत ले रहा था, तो जब उसने जर्मनी को जीता था तो वहाँ पे 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अर्थात जर्मन राइन राज्य का जो संस्थापक होगा वो नेपोलियन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का फुल नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब चौथा क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो हमने पीछे भी बताया था कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महान योगदान था, और यह एक नाविक था जो कि नाव चलाता था, नाविक, इसीलिए इसकी पेशा भी नाविक का होगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। तो जो ये युद्ध में जो फ्रांस जर्मनी के एकीकरण में जो फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था, तो स्पेन के राजगद्दी के मामले में, तो उसी को लेकर प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था 1870 में, जिसे सेडान का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध सेडान में ही हुआ था, इसीलिए इसका नाम सेडान पड़ा। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेडान। छठा क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो जब हमने जर्मनी का एकीकरण बताया था तो उसमें बताया था कि इसमें बिस्मार्क का महान योगदान था, और ये भी बताया था कि बिस्मार्क जो था मानता था कि रक्त और लौह के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो है होगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करने वाला बिस्मार्क था। अब सातवां क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान भारत के ही शासक थे, और ये भारत के मैसूर जो क्षेत्र है उसके शासक थे। और हमने बताया था कि ये वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाए थे जो कि प्रतीक था आज़ादी का, टीपू सुल्तान। इसलिए इसका आंसर होगा मैसूर।
मैंसूर। अब 8वां क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, और मेजनी ने सबसे पहले इटली के एकीकरण का बात रखा था, इसलिए यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी होगा, मेजनी। 9वां क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। 10वां क्वेश्चन है कि जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी, यानी इसका आंसर व्यापारी होगा। यह संस्था 1834 ईस्वी में बनाया गया था। इसका कारण ये था कि अलग अलग क्षेत्रों पे जो थे चोंगी का यानी कर का जो दर था वो अलग अलग था, और व्यापारियों को पता नहीं होता था कि उन्हें कब कहाँ कितना कर देना है। तो इसलिए इन्होंने ये संस्था बनाई थी, और यह संस्था जो थी उनकी आज़ादी यानी कि उनके कर को एक करने की मांग करती थी, इसलिए इसका आंसर होगा व्यापारियों, व्यापारियों। व्यापारियों। तो इस तरह आज हमने एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को देखा और उससे पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस को भी देखा। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन देकर शायद अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे।